Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 1 Psychodynamics Theory, including Horney and Sullivan. This is Unit 1 of Block 2 MPC 003 Personality Theories and Assessment. Friends, इस चैप्टर में 3 तरह की थ्योरीज हैं और इन तीनों थ्योरीज के मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी. इस वीडियो में आपको फर्स्ट सबसेक्शन मिलेगा जिसमें हम फ्लूइड साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम साइकोडायनामिक्स की बात करें तो साइकोडायनामिक्स में इन्वॉल्व होती हैं जितनी भी साइको एनालिसिस और उससे रिलेटेड बाकी थ्योरिस्ट की थ्योरी. साइको एनालिसिस वर्ड जब आता है तो वी टॉक अबाउट सिगमंड फ्रॉइड्स. तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो भी थ्योरी दी है उसको हम साइको एनालिसिस में काउंट करते हैं. साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में ये ह्यूमन फंक्शनिंग के पे बेस्ड होती हैं. हमारे अंदर के जो फोर्सेस और ड्राइव्स हैं कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं इंसान के अंदर और कैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक फैक्टर है हमारे बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए, वो हम इसमें पढ़ते हैं. और इसी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. आज हम इस वीडियो में सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल करने जा रहे हैं. इस चैप्टर से आपको 3 वीडियोस मिलेंगे जिसमें सेपरेट थ्योरीज के बारे में मेंशन होगा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मेंशन किए जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी. बिफोर आई स्टार्ट आई शुड टेल यू, जहाँ पे भी आप ये स्टार का मार्क देख रहे हैं यानी कि ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस है. कुछ एजम्पशंस थे जो बाकी साइकोडायनामिक थ्योरीज से हटाता है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को. तो थ्योरी या थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज जितनी भी दी गई हैं उनसे सेपरेट करते हैं ये कुछ एजम्पशंस. पहला एजम्पशन ये है सिगमंड फ्रॉइड का कि हमारा जो बिहेवियर और फीलिंग होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स जो होते हैं वो उसको अफेक्ट करती हैं. दूसरा एजम्पशन ये है कि हमारा बिहेवियर और जो फीलिंग्स हैं किसी भी एडल्ट में वो हमारे बचपन के किसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती हैं. थर्ड एजम्पशन कहता है कि हमारे जितने भी बिहेवियर हैं वो जैसे कि हमारा स्लिप ऑफ टंग हो गया या हमारा कुछ ऐसा बिहेवियर है जो हमने अचानक से अटेम्प्ट कर दिया और हमने बोल दिया ओ हमसे तो गलती हो गई. ये एक्चुअली गलती नहीं होती है, ये हमारे अनकॉन्शियस में बैठी हुई वो चीज़ है जो एक्सप्रेस हो जाती है एक्सीडेंटली, जिसे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं. फोर्थ एजम्पशन कहता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है, ट्राईपार्टाइट जिसे कहते हैं, 3 पार्टी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. फिफ्थ एजम्पशन कहता है कि बिहेवियर जो होता है वो 2 इंस्टिंक्चुअल ड्राइव से मोटिवेटेड होता है. फर्स्ट है इरोज का मतलब होता है सेक्स ड्राइव और लाइफ इंस्टिंक्ट, एंड थैनाटोस विच इज एग्रेसिव ड्राइव और डेथ इंस्टिंक्ट. ये दोनों जो ड्राइव्स हैं ये हमारे आईडी में रहती हैं. सिक्स्थ एजम्पशन कहता है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है उसमें आईडी और सुपर ईगो आता है और जो हमारा कॉन्शियस पार्ट का माइंड होता है उसमें ईगो का पार्ट होता है. नेक्स्ट एजम्पशन, 7th एजम्पशन कहता है जो हमारी पर्सनालिटी है वो इन्हीं ड्राइव्स की वजह से मॉडिफाई होती है और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे बचपन के होते हैं डिफरेंट टाइम्स में, जो भी चाइल्डहुड में हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे या फिर बुरे एक्सपीरियंसेस थे या अच्छे एक्सपीरियंसेस, वट एवर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी हैड, उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी हमें शेप देती है, हमारी पर्सनालिटी उस तरह की होती है. तो फ्रॉइड की थ्योरी को हम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एनालिटिक होती है और साइकोडायनामिक का मतलब होता है थ्योरीज भी और उसको जो फॉलो करने वाले और भी आगे की थ्योरीज आई हैं वो. कमिंग टू फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी. साइको एनालिटिक थ्योरी जो है इसके 3 मेन हेडिंग्स में हम इसको पढ़ेंगे: स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो इसमें 2 मॉडल्स आते हैं, एक है टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा है डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल. ये 2 मॉडल्स में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी आता है. फर्स्ट कमिंग टू टोपोग्राफिकल मॉडल जिसे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं. अगर आप फ्रॉइड टोपोग्राफिकल मॉडल की बात करें तो ये कहते हैं कि हमारा जो माइंड का कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि इसको 3 स्टेट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं: कॉन्शियस,
अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सो वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिटेल लेंगे। मेंटल फंक्शनिंग जो है उसको हम इन तीनों स्टेट से ही डिस्क्राइब करते हैं। जो पहला कॉन्शियस स्टेट होता है वो स्टेट है जहाँ पे हम अभी क्या सोच रहे हैं, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो होता है, जो आपकी प्रेजेंस में है, अभी आपकी प्रेजेंट को जो बता रहा है, दैट इज कॉन्शियस माइंड। और जैसे आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं इस वीडियो में, तो दिस इज कॉन्शियस माइंड विच इज अटेंटिव, जिसे आप पहचान पा रहे हैं। दूसरा एक माइंड का जो सेक्शन होता है जो सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस स्टेट को बोलते हैं, और ये रिफर करता है वो स्टोर्ड मेमोरीज जो अभी तो आपके थॉट में नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपको याद आ जाएंगी। आपकी इच्छाएं, आपकी विशेस, आपकी फीलिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें अभी आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होंगी, लेकिन जब आप जोर देंगे तो आपको वो चीज़ें आप रिस्टोर कर सकते हैं, वापस याद आ सकती हैं आपको। सो उसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। एक और स्टेट होता है जो होता है अनकॉन्शियस। थर्ड स्टेट जो है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो स्टेट है जिस ऐसी मेमोरीज और डिज़ायर्स का स्टेट है वो जो कहीं अंदर छुपी बैठी हैं और जिसके बारे में आप अवेयर भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि वो आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं। सो कभी भी हमारे कॉन्शियस माइंड में अगर एक्सीडेंटली ये चीज़ें आ भी जाती हैं अनकॉन्शियस की, तो वो हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती है, हमें एंग्शियस बना देती हैं, हमें एंग्जाइटी होती है अगर वो कॉन्शियस माइंड में आ जाए तो। इसीलिए हम इसको सप्रेस करके रखते हैं, रिप्रेस करके रख सकते हैं, और इसको निकालना आसान नहीं होता। इसको निकालने के लिए हमें साइको एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। साइको एनालिस्ट ट्रेंड एनालिस्ट होते हैं जिन्हें पता होता है कि अनकॉन्शियस में बैठी हुई चीज़ को कैसे बाहर लाना है। अगर समटाइम्स ये वाली जो अनकॉन्शियस में फीलिंग्स या सेक्सुअल क्रेविंग्स हैं या फिर कुछ और डर है, ये ऐसी फीलिंग्स है जिन्हें हमने दबा के रखा है, तो हम जब इसको दबा के रखते हैं तो ये एक तरह से लॉक्ड है हमारे अनकॉन्शियस में। तो इन तक पहुंचना लेकिन ये एक्सीडेंटली कभी कभी हमारे कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, लेकिन एकदम से पूरी नहीं पहुंचती, ये टुकड़ों में पहुंचती हैं, बिट्स एंड पीसेस में पहुंचती हैं। और जब ये बिट्स एंड पीसेस में पहुंचती हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज़ पे असर डालती है और हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो हम इसको एक जगह पे डम करके रखते हैं सो दैट ये बाहर ना आ सके, और क्योंकि आएंगी तो हमें पेन होगा, हमें एंग्जाइटी होगी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है ये एक तरह से डिसअपियर्ड ही होती हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि ये डिसअपियर ही रहें, हमारे सामने ना आए। सो कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना इस तब ज़रूरी हो जाता है जब ये हमारी रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देती है, हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। अगर हम कहें तो हमारा 10% जो है वो प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड 10% होता है एंड 90% अपना प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड से बना हुआ होता है। सो ये इस तरीके से होता है, यानी जितना हमारा कॉन्शियस माइंड है और वो भी उसमें भी अगर आप देखें तो प्री कॉन्शियस जो है वो 10 to 15% है और जो अनकॉन्शियस है वो 75 to 80% है। सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे कॉन्शियसनेस का। नाउ कमिंग टू डायनामिक और स्ट्रक्चरल मॉडल, ये भी इसमें स्टार है, यानी एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आएगा। हमारी जो माइंड है उसके 3 रीजन्स होते हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये जो रीजन्स होते हैं ये आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है इन तीनों के बीच में, क्योंकि आईडी बोलता है हमारे डिजायर के बारे में बात करता है, ईगो जो है वो ये कोशिश करता है कि ये सही में कैसे, रियल लाइफ में कैसे हम इस डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। सुपर ईगो जो होता है वो मॉरल्स को लेकर चलता है, जो हमें ये बताता है क्या सही है और क्या गलत है। नाउ कमिंग टू ईच एंड एवरी पार्ट वन बाय वन। आईडी के बारे में बात करें तो ये प्राइमरी रीजन होता है हमारा जो आईडी है, और जो ये हमारे बर्थ में प्रेजेंट होता है आईडी, और ये टोटली अनकॉन्शियस माना जाता है आईडी अपना, और ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है जो हमारी जो प्रिमिटिव नीड्स है, सेक्सुअल डिज़ायर्स है या एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं, उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने मेंशन किया है इस बारे में, और ये अपने डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, दूसरों पे क्या असर होगा।
इसीलिए छोटे बच्चों को आपने देखा है कहीं पे भी सड़क पे भी बैठ के रोना शुरू कर देंगे अगर उनको कोई खिलौना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज आईडी ही डेवलप होता है उस टाइम पे। ईगो जो है, अगर हम ईगो की बात करें, सो ईगो का काम होता है कि लॉजिकली एंड रियलिस्टिकली कैसे आईडी के डिज़ायर्स को फुलफिल किया जाए। एंड अदरवाइज अगर सिंपली आईडी को लेकर चलेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो उसको ये जो फ्रस्ट्रेशंस, अर्ली फ्रस्ट्रेशंस होती है, ये दूर करने के लिए ईगो डेवलप होता है, जो रियल वर्ल्ड में किस तरह से काम करना है लिमिटेशंस को देखते हुए और कैसे फुलफिल करना है विशेष को, उस पर काम करता है। और जैसे कि हमारे परसेप्शंस, रीजनिंग, लर्निंग, ये सब हमारा ईगो ही हमें सिखाता है, और दूसरी एक्टिविटीज़ जो नेसेसरी है वर्ल्ड में करने के लिए। दैट इज़ वाई ईगो इज़ कॉल्ड रियलिटी प्रिंसिपल। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जिसमें मैक्सिमाइज होता है प्लेजर और मिनिमाइज करता है पेन को। नाउ कमिंग टू सुपर ईगो। सुपर ईगो की बात करें तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, और जब वो अपने पेरेंट्स के इंटरेक्शन में आता है तो पेरेंट्स उसको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, बच्चे को ये बताते हैं क्या एक्सेप्टेबल है, क्या उसे करना चाहिए, आइडियल बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये सारे चीज़ें सिखाता है। सुपर ईगो के दो पार्ट होते हैं, एक है ईगो आइडियल और दूसरा है कॉन्साइंस। जो इन दोनों के बारे में, ये दोनों चीज़ें वही हैं कि रूल्स, रेगुलेशन, मॉरल वैल्यूज़, इन सब के बारे में कि किस तरह से, और कॉन्साइज की राइट और रॉन्ग क्या है, किस तरह से। और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, सुपर ईगो जो है वो स्पैन करता है तीनों कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस एंड प्री अनकॉन्शियस, इन तीनों में करता है। ये हम इसीलिए हर एक चीज़ किस तरह से देखी जानी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, उस पर हम काम करते हैं। तो ये हमारा सोसाइटल डिमांड्स क्या है, आइडियल सोसाइटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें गिल्टी फील होने लगता है, हम अपने आप को, इंसान को पनिश करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स एंड आइडियल्स में अगर हम लाई नहीं करते तो। नाउ कमिंग टू डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम ये देखते हैं कि किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो दो एनर्जी से बनी होती है, एक फिजिकल एनर्जी होती है और एक साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है। फिजिकल एनर्जी यूज़ होती है जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। साइकिक एनर्जी होती है प्लानिंग, थिंकिंग, फीलिंग, इस सब में होती है। जो हमारा आईडी है ये इन दोनों एनर्जीज का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यानी कि हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे वो कंबाइन होती हैं दोनों चीज़ें, वो आईडी बनाता है। सो ये फ्रूड ने बताया था कि ये जो कंसेप्ट है पर्सनालिटी का, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और पर्सनालिटी में हमारे इंस्टिंक्ट भी इन्वॉल्व हैं, एंग्जाइटी भी इन्वॉल्व है, मेंटल मैकेनिज्म्स भी इन्वॉल्व हैं। हमारे अंदर दो तरह के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एक होता है इरोज एंड दूसरा होता है थानाटोज। इरोज होता है लव एंड थानाटोज होता है डेथ इंस्टिंक्ट। तो जो पर्पस होता है इरोज का, उसका पर्पस होता है स्टैब्लिश करना, प्रिजर्व करना यूनिटी किसी भी रिलेशनशिप में। और जो थानाटोज है उसका होता है डेथ इंस्टिंक्ट, यानी कि वो सारे कनेक्शंस को अंडू करना और अकेले यूनिटी को भी अंडू कर देना। तो दोनों इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करती हैं, रिपल्शन की तरह, और इस तरह से काम करती हैं। जो लिबिडो है ये मेन सोर्स होता है साइकिक एनर्जी का हमारी, एंड ये इन्हीं दोनों इंस्टिंक्ट से ही आया हुआ होता है लिबिडो। जैसे इरोज और थानाटोज, इन दोनों इंस्टिंक्ट से लिबिडो आता है। नाउ कमिंग टू डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें स्टार है, यानी कि एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। जब हम अपने जो भी अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारे माइंड में चल रही हैं चीज़ें, वो किसी वजह से हम नहीं पूरा कर पाते, यानी हमारा माइंड अंदर कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है या एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से हम परेशान हैं, तो एंग्जाइटी होती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी डिज़ायर्स को पूरा नहीं होने देते, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ईगो और सुपर ईगो एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाते, तो हमें एंग्जाइटी होने लगती है। तो हमारा ईगो क्या करता है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म
पे काम करता है, यानी कि हमारी एंग्जाइटी को कैसे कम किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, वो काम ये ईगो करता है। इस प्रोसेस को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं, वन बाय वन हम लेंगे। नंबर 1 है डिनायल। डिनायल मतलब हमारी एंग्जाइटी एग्जिस्ट करती है, हम उसको मानेंगे भी नहीं कि कोई एंग्जाइटी है। जैसे कि कोई बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम में, तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, चेकिंग ठीक से नहीं होगी, कोई गलती से सुन लिया होगा, मैं फेल नहीं हूँ, इस तरह का। तो उसको बोलते हैं डिनाई करना, मतलब सच है लेकिन डिनाई करना। डे ड्रीमिंग भी एक तरीका है डिनाई करने का, जिसमें आपकी वो आप चीज़ें सपने में लेते हैं जो आप रियल में नहीं अचीव कर सकते। फिर रिप्रेशन होता है कि आप उन मेमोरीज जो गंदी वाली बुरी वाली मेमोरीज हैं, उसको आप दबा देते हैं, दबा के रखते हैं, उसको सामने नहीं आने देते, यानी कि रिप्रेस कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को। आपका मन हो रहा है कुछ करने का, कोई ऐसी चीज़ जो आप अभी पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप को, अपनी उस फीलिंग को सप्रेस कर देंगे। रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन होता है कि जब आप अपनी कोई एक पर्टिकुलर चीज़, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, या आप अपनी कोई पर्टिकुलर डिज़ायर को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप अपने बचपन की उस डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाते हैं जहाँ पे आप फिक्सेटेड होते हो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे और करेंगे जब हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी नेक्स्ट सेक्शन करेंगे कि ये फिक्सेशन का क्या मतलब है, फिक्सेटेड का क्या मतलब है। कि जैसे कि अगर आप ओरल स्टेज में फिक्सेटेड हैं, तो अगर आप परेशान होते हैं तो आप अपने नाखून काटने लगते हैं, मुंह से चबाना शुरू कर देते हैं, या कई बच्चे थंब सकिंग करते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि वो उस पर्टिकुलर स्टेज में फिक्स्ड हो चुका है। तो अपनी जो किसी एंग्जाइटी को बचाने के लिए वो इस तरह के काम करता है। रिएक्शन फॉर्मेशन की बात करें तो कोई भी चीज़ का उल्टा कर देना, लाइक बॉस ने आपको डांटा तो आप बहुत तमीज़ से बात करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे लोगों को। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आप जो सामने आप यानी कि आप प्रोजेक्शन में बोल सकते हैं, जैसे कि सामने वाले ने जो किया आपके मन में जो है, आप सामने वाले पर भी वही करेंगे, वही सोचेंगे कि भाई ये इसने किया है, मैं तो। जैसे कि एक धोखेबाज हस्बैंड है, अनफेयरफुल हस्बैंड है, तो वो क्या करेगा, उसको अपनी वाइफ पे शक होगा कि ये धोखेबाज है, जबकि होगा वो खुद धोखेबाज। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। करते खुद हो और नाम लगाते हो दूसरे का। रैशनलाइजेशन होता है कि हर एक चीज़ को रैशनलाइज कर देना, रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढना उस कोई भी चीज़ गलत हुई है कि अच्छा ऐसा हुआ है, वो इसीलिए हुआ होगा, बाकी कुछ नहीं है, मतलब उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। अगर जैसे कि सपोज किसी का ब्रेकअप हो जाता है रिलेशनशिप में, तो वो फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देते हैं, नहीं नहीं वैसे भी मुझे तो ज़्यादा मोहब्बत ही नहीं उस इंसान से, अगर ऐसा हो गया है तो। फिर इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात करें तो अपने थॉट्स में चेंज कर देना अपनी फीलिंग्स को। जैसे कि कोई रिलेटिव को अगर कैंसर है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे, और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, और उसके बारे में कोई वेबसाइट खोल देंगे, लोगों को उससे अवेयर कराना शुरू कर देंगे, सो दैट आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहे। डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप कहीं से अपने बॉस से डांट खा के आए हैं और अपना पूरा गुस्सा अपने फैमिली मेंबर्स पे उतार रहे हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सब्लिमेशन होता है कि अपने जो इम्पल्सेस हैं उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लगा देना, लाइक आपके जो इमोशंस उसको आप पोइट्री में चेंज कर सकते हैं, या कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप लकड़ी काटना शुरू कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ये सबसे बेस्ट एडेप्टिव मेथड होता है सब्लिमेशन, जब आप अपने गुस्से या अपनी तकलीफ को किसी और तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में कर देते हैं। नाउ कमिंग टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो फ्रूड ने जो स्टेजेस दिए थे वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो भी अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेज को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं उस स्टेज में, जिसे हम कहते हैं फिक्सेटेड हो जाना। अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं हो पाती है तो हमारी पर्सनैलिटी अनहेल्दी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाती है, और अगर हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी एक अच्छी पर्सनैलिटी बन जाती है। हर एक स्टेज में अनसक्सेसफुल कंप्लीशन का मतलब होता है वो बच्चा जो है वो फिक्स हो चुका है उसमें, इरोजिनस जोन कहते हैं उसको, या तो वो
वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होता है उस स्टेज में या फिर बहुत ज़्यादा अंडर इंडल्ज होता है। तो दो चीज़ें हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना या बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। तो एडल्ट पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो इन्हीं स्टेजेस से ही डिटरमिन होती है। इन्होंने जो फ्रूड ने कुछ टर्म दिए थे कि अगर हम उस पर्टिकुलर स्टेज में स्टक हो जाते हैं तो हम उसे फिक्सेशन कहते हैं, और जो एक और अगर हम उस स्टेज में लेटर स्टेजेस में आगे जाके इसमें फंस जाते हैं तो इसे रिग्रेशन भी कहते हैं। जैसे ऊपर वर्ड आया था रिग्रेशन, वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हम अपने एंग्जाइटी को इसी रिग्रेशन के डिफेंस मैकेनिज्म से हैंडल करते हैं। तो ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कौन कौन सी है हम वन बाय वन करेंगे। नंबर 1 है ओरल स्टेज, जो बर्थ से लेके 18 मंथ्स मतलब 1.5 साल की उम्र तक होता है। इसमें जो स्टेज है, ये जो न्यूबॉर्न होता है ये हमेशा सकिंग करता रहता है और ड्रिंकिंग करता है। तो ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ड्राइव जो होती है इसकी वो माउथ्स में ही फोकस्ड होती है, उसका ध्यान माउथ में ही रहता है हमेशा, और पैसिव सकिंग एंड च्यूइंग होती है इसमें। इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो ओरल प्लेजर, इसको सकिंग एक ओरल मुंह से करने वाली चीज़ है, तो ओरल प्लेजर में फोकस होता है। तो या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। तो ये दोनों ही ओरल फिक्सेशन या ओरल पर्सनैलिटी बना देता है किसी भी इंसान की। तो जब कोई भी ऐसी चीज़, जब ये आगे बढ़ के एडल्ट बनते हैं तो इनमें टेंडेंसी हो जाती है या तो ये स्मोकर बन जाते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं या नाखून खाते हैं। तो ये चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सो पर्सनैलिटी वाइज ये इंडिविजुअल्स ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे और ऐसी एक्टिविटी शो करते हैं। अगर ये ओवर इंडल्ज नहीं होते तो ये दूसरी तरीके की पर्सनालिटी बना देते हैं, यानी अंडर इंडल्ज होने से ये अपने अर्जेस से फाइट करते हैं, पैसिमिज्म शो करते हैं और दूसरों के प्रति ओवर एग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो एनल स्टेज है, ये 18 मंथ से लेके 3 इयर्स की एज के बीच में देखी जाती है। एनल स्टेज में जो होता है, जो टॉडलर होता है, इसकी 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं इसके टाइम को, जिसमें ये एक्सपेलिंग पीरियड कहा जाएगा एक, जिसमें चाइल्ड जो होता है वो प्लेजर लेता है फीसिस को एक्सपेल करने में, और एक होता है रिटेंटिव पीरियड जिसमें चाइल्ड प्लेजर लेता है फीसिस को स्टोर करने में। तो ये एनल स्टेज जो होती है ये टॉयलेट ट्रेनिंग वाले पीरियड की बात करते हैं, जिसमें बच्चा जिद करता है कि वो टॉयलेट में नहीं बैठेगा और पेरेंट उसको ज़बरदस्ती टॉयलेट में बिठाते हैं, क्योंकि बच्चा उस फेज में है जहां उसको ये एनल स्टेज में उसको मज़ा आ रहा है, दैट चाइल्ड इज़ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट। और जब उसको ये ट्रेनिंग देते हैं टॉयलेट यूज़ करने की तो वो अगेंस्ट हो जाता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स के साथ। सो चाइल्ड का फोकस होता है इसी स्टेज में प्लेजर के लिए। तो अगर हम बात करें तो इस तरह के जो लोग होते हैं आगे चल के इनको ऑब्सेशन हो जाता है। एनल रिटेंटिव वाला अगर में ज़्यादा फिक्स हो गए तो उनको क्लीनलीनेस, परफेक्शन और कंट्रोल के ऊपर ऑब्सेशन हो जाता है, और अगर वो एनल एक्सपल्सिव स्टेज में फिक्स हो गए तो उल्टा होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेसी होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज की बात करें तो फैलिक स्टेज वो होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है फ्रूडियन मॉडल में। इसमें ये प्लेजर जोन जो होता है वो जेनाइटल्स में फिक्स हो जाता है। बच्चे को प्लेजर मिलता है जब वो अपने जेनाइटल्स को स्टिमुलेट करता है, और ये स्टार्ट कर देता है सेक्स रोल्स को डिस्क्रिमिनेट करना पेरेंट्स के साथ। तो जो चाइल्ड फैलिक स्टेज में होता है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है ऑपोजिट सेक्स से, जिसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि जो चाइल्ड होता है उसको वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरफ उसकी अर्ज बढ़ती जाती है, और जो इनएविटेबल ऑब्जेक्ट है उसकी लाइफ में वो है उसकी मदर। तो यानी कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में बच्चा जो है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है और अपनी माँ के लिए अफेक्शन और सेक्सुअल डिज़ायर्स रखता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पिताजी जो हैं वो एक और कॉम्पिटिटर है उसके लिए, अपने पिताजी को ऐसा कॉम्पिटिटर देखना शुरू कर देता है, और ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो ये वाली सोच को ख़त्म कर देता है और दिमाग में ऐसी चीज़ें लाना बंद कर देता है। लेकिन उसके अनकॉन्शियस अट्रैक्शन होता है। फिर धीरे धीरे जब वो ये देखता है कि फादर जो है उससे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने फादर को आइडियलाइज करने लगता है, आइडेंटिफाई करने लगता है अपने फादर के साथ, और वैसी ही बॉडी डेवलप करने के लिए, मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए आगे मोटिवेटेड हो जाता है।
आगे के जो अभी के जो साइको एनालिस्ट आए हैं उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी बताया है। उन्होंने ये बताया है कि जैसे बॉयज़ में होता है ऐसा गर्ल्स में भी होता है। गर्ल्स जो होती हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं और अपनी माँ को एक कंपटीशन के तौर पे देखती हैं और फिर अपनी माँ से को आइडियलाइज करके वैसी ही बनना चाहती हैं। फिर तो जब इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाता है तो सेक्सुअल डिवायंसेस हमें देखने के लिए मिलती है, यानी ओवर इंडल्जेंस या फिर अवॉइडेंस, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो कंफ्यूज्ड सेक्सुअल आइडेंटिटी भी हो जाती है, वीक एंड कंफ्यूज सेक्सुअल आइडेंटिटी भी हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज लेटेंसी स्टेज, जो एज 6 से लेकर प्यूबर्टी के बीच में होती है। इसमें लिबिडो बहुत डॉर्मेंसी में चला जाता है, यानी कोई ऐसे सेक्सुअल ड्राइव्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी। बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है अपने सेम सेक्स के बच्चों के साथ खेलने में होता है और उसकी सारी एनर्जीज फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाती है, इंटरेक्ट करने में, खेल खेलने में जाती है। और वो उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है जो सोशली एक्सेप्टेबल है। नाउ कमिंग टू लास्ट जेनाइटल स्टेज, जो प्यूबर्टी के बाद शुरू हो जाती है और एंड तक जाती है, जिसमें अगेन जो फिक्सेशन होता है वो सेक्सुअल अर्जेस की तरफ हो जाता है, ये फिर से बढ़ जाती हैं एंड पूरा लाइफ लॉन्ग ये कंसिस्टेंट रहती है फिर। और वो जेनाइटल्स में प्लेजर लेना शुरू कर देते हैं। कमिंग टू इवेल्युएशन ऑफ फ्रूट्स थ्योरी, फ्रूट थ्योरी में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, यानी खूबियां और नुकसान क्या है, खराब क्या बताया और अच्छा क्या बताया। अच्छे में बात करें, मेरिट्स की बात करें तो ये कंप्लीट थ्योरी मानी जाती है पर्सनालिटी की और ये बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ये सेकंड पॉइंट बोलता है कि ये एम्फेसाइज करती है अनकॉन्शियस का रोल क्या है और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से कैसे हमारे ऊपर असर पड़ता है, इनका रोल क्या है। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि ये डायनामिक होती है बिहेवियर को मेजर करने के लिए, बिहेवियर का नेचर कैसा है। ये एम्फेसाइज करती है डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म पे एम्फेसाइज करती है। और दूसरी रिसर्च वर्क भी इसके पर्सनैलिटी के ऊपर की जा सकती है आगे। इसका सीरियस इंटरेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर होता है, खासतौर से जो मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट है उनके लिए होता है। डीमेरिट्स की बात करें तो इसका जो इसमें ना एम्पिरिकल एविडेंस कुछ नहीं है, मतलब कि न्यूमेरिकल वे में हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें। और ये थेराप्यूटिक अचीवमेंट इसमें बहुत सारी मिलेंगी, जो आप अगर क्लिनिकल डाटा भी देखेंगे तो इसमें फ्लॉज बहुत मिलेंगे, इनएक्यूरेट मिलेगा ये, और सिलेक्टिव होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इसमें जो हम कमी देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसमें जो टेक्निक्स है साइको एनालिसिस में वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, देन रोल फ्री एसोसिएशन, ये सब इनको भी क्रिटिसाइज किया गया है। थर्ड हम इसमें लिमिटेशन जो देखते हैं वो ये कि ये एक साइंस नहीं है, ये इनएक्यूरेट मानी गई है, जिन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है वो इनएक्यूरेट है। फिर अगर हम इसके ये बहुत पुअरली डिजाइंड है, इसके बारे में नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। और साइकिक एनर्जी के बारे में इन्होंने कंसेप्ट दिया है और ये है क्या, ये लोगों को अच्छे से पता ही नहीं है। फिर इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलेगा हमें। एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इसको बिल्कुल ही गायब करके रखा है इसमें। ज़्यादा इन्होंने ओवर एम्फेसिस किया है सेक्सुअल ड्राइव्स के ऊपर। एंड लास्ट जो है ये पेसिमिस्टिक साइकिक डिटर्मिनिज्म है इसमें और फ्री विल नहीं दिख रही है इसमें कहीं पे भी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज सब सेक्शन ऑफ यूनिट 1, जो हमने फ्रूड का सिगमंड फ्रूड का साइको एनालिटिक मॉडल के बारे में बात करी। दिस यूनिट 1 वाज फ्रॉम ब्लॉक 2 MPC 003 पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। आई होप माई वीडियोज आर यूजफुल टू you. And do not forget to subscribe and push the notification bell so that you get the information every day whatever I am uploading. Thanks for watching. Take care. Bye bye.